नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत के थ्रू आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और आइए देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं तुगलक वंश। सबसे पहले तो हमें जानने का प्रयास करते हैं कि जो तुगलक वंश है इसका जो टाइम पीरियड है कितना है। 1320 से लेकर के 1414 तक, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक है। ठीक है, तो तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे, तो क्या बताएंगे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 जो राजवंश थे, तो उसमें सबसे अधिक किसने किया था? तुगलक वंश ने शासक किया था। कितना किया था? लगभग ये 1320 से लेकर के 1414, यानी कि 94 ईयर्स तक, 94 वर्ष तक। और कितने शासक इसमें शासन किए थे? 8 शासक। ठीक है, याद रखिएगा कि तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक लगभग 94 साल तक इन्होंने शासन किया था और 8 शासकों ने इसमें शासन किया। ठीक है, इस वंश में हमें कुल 8 शासकों का इतिहास देखने को मिलता है। तुगलक वंश के शासक में, तुगलक वंश के शासक मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान के, ये आपका मध्य एशिया का एक जगह है जिसका नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान के वासी और निवासी थे। ये लोग तुर्को कोरोना जाति के थे। कोरोना नहीं, करोना। ठीक है करोना एक जाति है जो कि वहाँ के वो तुर्कमेनिस्तान के वासी निवासी थे और इनकी जाति क्या थी? करोना थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। और ये भारत किसकी तलाश में आए थे? रोजगार की तलाश में भारत आए थे। ठीक है, कौन आया था? ये आए थे सब। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो संस्थापक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। 1320 से लेकर के 1325 तक, 1320 से लेकर के 1325 तक। ठीक है, इसका शासनकाल रहा है। यह तुगलक वंश का शासक था और सर्वप्रथम इसे अलाउद्दीन खिलजी ने रोजगार दिया था। कहने का मतलब यह है कि यह जो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के थ्रू हुई है, तो अचानक कहीं और से नहीं आया, बल्कि यह अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही एक किलेदार के रूप में एक काम पहले से ही कर रहा था। तुगलक वंश का संस्थापक था और सर्वप्रथम इसे अलाउद्दीन खिलजी ने रोजगार दिया था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम गाजी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन, याद रखिएगा, पूछता है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की थी? क्या बताएंगे आप? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार डाक व्यवस्था और नहर व्यवस्था मतलब सिंचाई के लिए, और डाक व्यवस्था मतलब पत्राचार हेतु, इसका क्या किया? इसने सृजन किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार डाक व्यवस्था व नहर व्यवस्था का सृजन किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने उदारता और कठोरता के बीच मध्यवर्ती नीति का विकास किया, जिसे इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहाँ के? बुलंदशहर रहने वाले उत्तर प्रदेश के, ने रस्म ए मियाना कहा। जिसे इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जो कि बुलंदशहर करने वाले थे, जिसे रस्म ए मियाना कहा। किसको कहा? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है बच्चों, यानी कि मध्यवर्ती मार्ग का इन्होंने अनुसरण किया हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके दिल्ली का शासक या दिल्ली का भाग भी बना लिया। कहने का मतलब है इसके पहले जो भी शासक हुआ करते थे, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो या अन्य कोई हो, तो ये लोग दक्षिण भारत में विजय हासिल तो करते थे लेकिन खुद उसको दिल्ली से मिलाते नहीं थे, बल्कि वहीं के एक प्रतिनिधि को अपना एक उत्तराधिकारी बना करके अपना एक काम करवाते थे। ठीक है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके उसे दिल्ली का भाग भी बना लिया। ठीक है,
अर्थात तेलंगाना पहला राज्य है जो गयासुद्दीन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का भाग बना। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक नीति में परिवर्तन किया था। कहने का मतलब यह है कि यह जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी, सैनिक वाली पॉलिसी थी, नीति थी, उसमें इन्होंने परिवर्तन किया था। इसने वंशानुगत आधार पर सैनिकों को पद प्रदान किया है, हेरिडिटरी के अनुसार, वंशानुगत यानी कि वंश के अनुसार पे उन्होंने सैनिकों का पद प्रदान किया। अर्थात इन्हें अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, वह किसके आधार पर करता था? वह योग्यता के आधार पर सैनिकों को रखता था। लेकिन ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, यह किसके आधार पर? वंश के अनुसार पे उनकी नियुक्ति को करता था और प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति को भी, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी की जो योग्यता के आधारित सैनिकों को नियुक्त करने की जो प्रथा थी, जो सिस्टम था, उसको त्याग करके गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? वंशानुगत कर दिया। इसने अलाउद्दीन खिलजी की एक अस्पा द्विअस्पा प्रणाली को भी त्याग दिया। ठीक है बच्चों, एक अस्पा द्विअस्पा प्रणाली को भी इसने क्या कर दिया? त्याग दिया। इतने कार्यों के बावजूद भी गयासुद्दीन तुगलक स्वयं सैनिकों के रजिस्टर को भी जांच करता था। कहने का मतलब है इतना कार्य होने के बावजूद भी एक सुल्तान होने के नाते यह जो भी सैनिकों का रजिस्टर हुआ करता था, कितने नॉमिनेटेड है, कैसे क्या है, तो इनकी भी एक स्वयं ही, किसी और को लगा कर नहीं बल्कि स्वयं ही जांच करता था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की भू राजस्व पद्धति, जिसका क्या नाम था? मसाहत पद्धति, ठीक है, इस पद्धति का भी इसने क्या कर दिया था? परित्याग करके मसाहत पद्धति को भू राजस्व पद्धति के आधार पर कौन सा लगा दिया? बटाई। याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व की जो नीति थी, मसाहत पद्धति थी, मसाहत नामक पद्धति थी, उसको परित्याग करके अपने हिसाब से एक बटाई नामक भू राजस्व पद्धति को वसूला। और बटाई में हमें 3 तरह की बटाई देखने को मिलती है। पहला है लंक बटाई, दूसरा है खेत बटाई और तीसरा है रास बटाई। कहने का मतलब लंक बटाई, खेत बटाई और रास बटाई। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है, राजस्व पर वसूलने के लिए। और क्या है? इसने अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व की 1/2 के स्थान पर कृषकों से 1/3, 1/2 यानी कि 50%, 50% के स्थान पर कृषकों से 1/3 यानी कि 33%। ठीक है बच्चों, इतना भू राजस्व कर के रूप में वसूला। किसने वसूला? गयासुद्दीन तुगलक ने। जबकि अलाउद्दीन खिलजी कितना वसूलता था? 50%। ठीक है, इस पद्धति को मध्यवर्ती नीति भी कहा गया। इसने यह सुनिश्चित किया था कि एक वर्ष में भू राजस्व 1/10, 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो भी भू राजस्व की कर वृद्धि थी तो वह या तो 1/10 होगी या तो 1/11, इससे अधिक जो है कि उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ क्या था? प्रेम था कि विवाद था? विवाद था। कैसा विवाद था भाई? गयासुद्दीन तुगलक के पूर्वजों में निजामुद्दीन औलिया को लाखों टंका दान दिया था। मतलब गयासुद्दीन के जो पूर्वज थे इसके पहले, इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को लाखों टंका दान में दिया था। फलतः गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी मांग कर दी कि भाई आप लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने आपको खूब धन पैसा वगैरह दिया हुआ है, टंका वगैरह दिया हुआ है, अब क्या करें, उसको फटाफट हमको वापस करिए। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में स्थित तिरुहती के अभियान पर चला गया। किस अभियान पर चला गया? पश्चिम बंगाल के तिरुहती के अभियान पर चला गया। इसको सफल करके गयासुद्दीन तुगलक जीटी रोड से, ग्रैंड ट्रंक रोड से दिल्ली आ रहा था। कहाँ आ रहा था? दिल्ली आ रहा था। इसी समय निजामुद्दीन औलिया से संदेश भेजकर अपनी धनराशि देने की बात कही थी, क्योंकि कह रहा था कि पहले से बोल रहा था कि हमारे पूर्वजों ने आपको लाखों टंके का दान दिया है, अब चलो फटाफट मुझे वापस करो। तो जब ये पश्चिम बंगाल से जब ये तिरुपति का अभियान करके, सफल अभियान करके जब वापस आ रहा था,
तो उसने इसको भी संदेशा भिजवा दिया, और नहीं हो सकता तो दिल्ली से बाहर जाने। कहने का मतलब है अगर आप उस पैसे को वापस नहीं करते हैं निजामुद्दीन औलिया साहब से, कि आप दिल्ली से बिल्कुल आप बाहर जा सकते हैं। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो निजामुद्दीन औलिया साहब ने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक से कहा, क्या कहा, हुनूज दिल्ली दुरस्त। क्या कहा था, हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी क्या है, अर्थात हुनूज दिल्ली, हुजूर दिल्ली अभी क्या है, हुनूज माने हुजूर, दिल्ली दुरस्त यानी दिल्ली दूर है। तो क्या निजामुद्दीन औलिया साहब ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली अभी क्या है, बहुत दूर है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक से मृत्यु का षड्यंत्र रचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु का षड्यंत्र रचा, और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित अफगानपुर में, कहाँ पर बच्चों, अफगानपुर में लकड़ी के एक भवन का निर्माण करवाया। इसी भवन का वास्तुकार अहमद नियाज था। तो दो चीजों को जानना है आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक जो षड्यंत्र रचा था वो कहाँ रचा था, तो दिल्ली के पास कौन सा जगह है, अफगानपुर है, वहां पर। और कैसा भवन था, लकड़ी का भवन था। ठीक है, और इसका वास्तुकार कौन था, अहमद नियाज। क्या नाम था इसका, अहमद नियाज। ठीक है, इसी भवन के नीचे गिरकर गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे वो मत कहने का मतलब है कि जो लकड़ी का महल बना हुआ था, तो वहां पर जैसे ही उसके बैठने की जो जगह थी वहां पर गया, ऐसे ही भरभरा करके वो जो लकड़ी का महल था पूरा उसके ऊपर ही गिर पड़ा, और उसी लकड़ियों के ढेर में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मौत हो गई। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना, तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, कहाँ पर, दिल्ली में की, और यहीं पर तुगलकाबाद के किले का निर्माण भी करवाया। तुगलकों का स्थापत्य दिल्ली सल्तनत के अन्य राजवंशों से अलग था। कहने का मतलब है कि तुगलक वंश की जो स्थापत्य थी तुगलक वंश के राजवंश के सुल्तानों द्वारा, और दिल्ली सल्तनत के अन्य जो राजवंश थे उससे क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था। इनके स्मारकों या भवनों की नींव काफी गहरी और बड़ी होती थी। किनके, जो तुगलक वंश के जो शासक थे, उनके स्मारकों भवनों की नींव काफी गहरी और बड़ी होती थी। इसी वजह से दीवारों का स्वरूप काफी मोटा होता था। इनके भवनों और किले की दीवारें कैसी होती थी, सलामी प्रकार की होती थी। इन्हीं दीवारों को नमस्कारी दीवारें, सलामी दीवारें, नमस्कारी दीवारें भी कहा गया। तुगलकाबाद के किले को वर्तमान में उजड़ा चमन, क्या कहते हैं, उजड़ा चमन या उजड़ा किला भी कहा जाता है। ठीक है, कहो तुगलकाबाद के किले के। आइए अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से, इनका कार्यकाल क्या है भाई साहब, 1325 से लेकर के 1351 के बीच का है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक ने शासक बना, और यह हज वंश का ताकतवर शासक था। कैसा शासक था, ताकतवर शासक था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को बोलते हैं MBT। क्या बोलते हैं बच्चों, MBT, एम से मोहम्मद, बी से बिन, टी से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद यह हज वंश का शासक, ताकतवर शासक था। इसके समय में दिल्ली का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था, 23 प्रांतों में, 23 प्रांतों में विभाजित था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह हुए। कैसे हुए, आंतरिक विद्रोह हुए। इनकी संख्या कितनी थी, यानी संख्या भी दिया हुआ आपको, 22। क्या है, 22। और ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, MBT का इतिहास रेहला नामक पुस्तक में देखने को मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, एक रेहला नामक बुक है, रेहला नामक पुस्तक, और तारीख है फिरोज शाही, ये 2 किताबें थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो रेहला नामक, अभी इसके बारे में डिटेल हम अध्ययन करेंगे, रेहला और तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है, क्या है।
तो बस इतना जानिए कि रेहला नामक पुस्तक और तारीख ए फिरोज शाही नामक तारीख ए फिरोज शाही जो एक बुक है, किताब है, इन्हीं के माध्यम से ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता का जो कार्यकाल है 1333, याद करना बड़ा आसान है, वन पहले लिख लीजिए, फिर 333, 3 जो है कि 3 बार, तो 1333 ईस्वी से लेकर के 1342 ना, लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 9 साल हो जाएगा। ठीक है, इब्न बतूता 1333 से लेकर के 1342 के बीच में भारत में रहा है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों, अब अच्छे से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के, किस महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का, किस देश का, मोरक्को देश का, मोरक्को देश की राजधानी रबात, क्या है, रबात से भारत आया था। कहने का मतलब है इब्न बतूता का कार्यकाल 1333 से 1342, लगभग 9 सालों का, और अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश की राजधानी रबात से भारत आया था। ठीक है, जब 1333 में भारत आया तब इस समय दिल्ली का शासक एमबीटी यानी कि वही मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक, बार बार आएगा तो वही समझ जाइए, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने इसकी योग्यता या विद्वता को देख करके, देखते हुए दिल्ली का इसे काजी बना दिया या धर्म गुरु बना दिया। क्या बना दिया, धर्म गुरु नियुक्त कर दिया। बहुत तेज तर्राक व्यक्ति था। और आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1342 में अपना राजदूत बना करके कहाँ भेज दिया, चीन भेजा। 1342 में यह भारत से वापस चला गया और भारत से जाकर इसने अपनी यात्रा संस्मरण लिखी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेहला जो अपनी यात्रा संस्मरण है उसको किस नाम से इन्होंने अपना लिखा, इब्न बतूता। ठीक है, तो रेहला नाम से लिखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी साहब के बारे में देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के वरन नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में वरन नामक स्थान पर हुआ था। इसने फतवा-ए-जहांदारी और तारीख-ए-फिरोजशाही साहित्य की रचना की। फतवा-ए-जहांदारी और तारीख-ए-फिरोजशाही साहित्य की रचना की, किसने की, जियाउद्दीन बर्नी। कहाँ रहने वाला, बुलंदशहर में भी कहाँ, वरन नामक जगह। फतवा-ए-जहांदारी और तारीख-ए-फिरोजशाही। ठीक है, आगे हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां। धर्म के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक उदारता या धर्म निरपेक्षता या धार्मिक सहिष्णुता की नीति को लागू किया था। ठीक है, किसने लागू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने हिंदुओं को प्रशासन में क्या दी थी, जगह दी थी, अपने राज दरबार में इसने जगह दी थी। इसमें रतन और सिंधुराज, ये जो नाम है, मतलब अपने दरबार में जो जगह दी थी, रतन नामक हिंदू और सिंधुराज नामक हिंदू को अपने शासन प्रशासन में उन्होंने जगह दी थी। किसने दिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक या एमबीटी ने। ठीक है बच्चों, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने हिंदुओं के त्योहार होली, दिवाली और नवरात्रि में भागीदारी की। बहुत अच्छी बात है, होली, दिवाली और नवरात्रि में भी क्या किया, इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने जैन साधु राजशेखर को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। जैन, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई जो है, तो जो जैन साधु थे जिनका नाम क्या था, राजशेखर को अपने दरबार में क्या दिया था, संरक्षण दिया था। वह कौन सा जैन साधु था जिसने एमबीटी रात भर बात किया करता था, तो क्या बताएंगे बच्चों, जिन प्रभु सूरी। राजशेखर है, जिन चंद्र सूरी है, जैसे ऑप्शन आ सकता है, तो जिन प्रभु, आप प्रभु को मत भूलिएगा, जिन प्रभु सूरी जो कि कौन सा था, जैन साधु था, तो उससे मोहम्मद बिन तुगलक रात भर भी बातचीत किया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के मकबरे को दिल्ली में बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, निजामुद्दीन औलिया का मकबरे का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था, तो क्या बताएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर, कौन सा नगर, जहां पनाह नगर बसाया था, जबकि मुगल शासक हुमायूं ने
हुमायूं ने दीन पनाह नगर बनवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एम और जहां पनाह यमजे। यमजे माइकल जैक्सन भी आप याद कर सकते हैं याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर माइकल जैक्सन नहीं भाई साहब, एम से हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक और जे से हो जाएगा जहां पनाह नगर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहां पनाह नगर किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा एमजे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। और हुमायूं ने कौन सा नगर बनाया था, दीन पनाह। तो दीन पनाह को ले लीजिए डी और हुमायूं को ले लीजिए एच डी। एच डी टीवी देखते हैं ना, एच डी टीवी, एम जे एच डी, ठीक है। एच से क्या हो जाएगा हुमायूं और डी से क्या हो जाएगा दीन पनाह नगर। आइए कुछ योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन अपनी योजनाओं के कारण बहुत चर्चा में था। इसने कुल कितनी योजना बनाई थी प्यारे बच्चों, 5 योजनाएं बनाई थी। और पांचों क्या हो गई, सफल की असफल, असफल हो गई। पांचों योजनाएं क्या हो गई, याद रखिएगा असफल, असफल हो गई। इसलिए इतिहासकारों ने इसे पागल सुल्तान, पूछा जाता है कि पागल सुल्तान दिल्ली सल्तनत से कहा जाता है या मूर्ख सुल्तान, तो आप क्या बताएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को। भाई जितने जितने भी योजनाएं अपने दिमाग से उसने लाई, सब क्या हो गया, असफल हो गया। इसीलिए इसे किस कौन सी उपाधि दी गई, पागल सुल्तान या मूर्ख सुल्तान तक भी कहा गया, ठीक है। लेकिन इसने अपने समय में विभिन्न योजनाएं लाई, इसलिए इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी योजनाएं सफल हो गई होती तो इससे इतिहासकार इसे कैसा स्थान देते, अद्वितीय स्थान देते इसको, ठीक है। चलिए, जहां तक योजनाओं की सफलता और असफलता की बात है, यह शासक के अधिकारों और कर्मचारियों पर निर्भर। निश्चित रूप से कोई भी योजना हो, अगर शासक और कर्मचारी अगर उसमें रुचि ले रहे हैं तब तो वह क्या होगी, सफल होगी। और शासक और अधिकारी अगर कर्मचारी अगर उसमें रुचि नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगी, वह विफल हो जाएगी, ठीक है। इसमें शासक का विशेष दोष नहीं होता है, ठीक है। कर्मचारियों और अधिकारियों पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि योजनाओं की सफलता शासक की योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा माना जाता है कि योजनाओं की सफलता शासक की योग्यता पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल बात सही है। अगर शासक योग्य होगा तो वह बड़ी नजदीकी से उसकी पकड़ बना करके उसको क्या करता है, चलाता है, और जिससे योजनाओं के सफल होने की आशा क्या जाती है, बढ़ जाती है। दोआब में कर वृद्धि, ठीक है। दोआब, दोआब किसे कहते हैं, मान लीजिए एक नदी ये बहती हुई आ रही है और एक नदी ये आ रही है, ठीक है बच्चों। तो इन दो नदियों के बीच का जो जगह होता है इसी को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय शासन काल में दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र अर्थात दोआब के क्षेत्र में अर्थात भू राजस्व 50% में 10 से 20 गुना नहीं, 10 से 20% होगा, गुना गलत है, 10 से 20% की अतिरिक्त वृद्धि कर दी थी। किसने कर दिया था, अपने मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये जो दो नदियों का जो क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र था, जानते हैं कि दोआब में खूब अच्छी फसल होती है, तो यहाँ जहाँ पहले 50% कर वसूला जाता था, वहाँ 50% कर में 10 से 20% क्या कर दिया, उसका और बढ़ा दिया, ठीक है। आइए, दोआब में कर वृद्धि करके सुल्तान केंद्रीय राजस्व में वृद्धि करना चाहता था, निश्चित रूप से, कि और जितना धन इकट्ठा हो उसको क्या करे, अपने राजस्व की वृद्धि करे। लेकिन यहाँ के किसान कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए। यहाँ के किसान क्या हो गए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए। फिर भी जो हमारे सुल्तान के अधिकारी व कर्मचारी निश्चित समय पर निश्चित भूरत, कहने का मतलब जब प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहां पे कम राजस्व वसूली करना चाहिए था, लेकिन बिना सुल्तान को बताए जो वहाँ के अधिकारी जिनको की कर वसूली के लगाया गया था, यहाँ के किसान के कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गए। फिर भी सुल्तान के अधिकारी कर्मचारी निश्चित समय पर निश्चित भू राजस्व वसूलते रहे, जिससे कृषकों ने सुल्तान के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह। निश्चित रूप से विद्रोह करेंगे भाई, अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो पैदावार कम होगा और आप राजस्व उतना ही वसूलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। चलिए, विद्रोह कर दिया और जब सुल्तान को पता चला तो इस योजना को असफल घोषित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि कृषकों की दयनीय स्थिति सुधार के लिए
अब देख, जब वो मोहम्मद बिन तुगलक को मालूम चला कि नहीं कृषक बहुत परेशान है और हमारे जो सैनिक जिनको लगाए गए हैं राजस्व वसूली के लिए अपनी मनमानी कर रहे, तो उसने उस योजना को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद क्या किया, कृषकों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सुधर नामक कृषि ऋण दिया। मतलब कृषि को सुधारने के लिए सुधर नामक कृषि ऋण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि और भूमि विस्तार के लिए कृषकों के हितों की रक्षा के लिए दीवाने को ही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये पूछता है क्वेश्चन, पूछता है कि पहले तो पूछेगा कि दीवाने को ही किसने लाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया, और किस क्षेत्र में विकास के लिए लाया, तो आप क्या बताएंगे, कृषि क्षेत्र में भूमि के विकास के लिए, कृषकों के हितों के लिए, जो वहाँ के किसान थे उनकी रक्षा के लिए, ताकि अपने कृषि योग्य भूमि को अच्छे सुधार कर ले और खूब उपजाऊ अपना करे, अपना फसल उग जाए। ठीक है, आइए उनकी क्या नेक्स्ट और नीति थी, राजधानी परिवर्तन। क्या थी प्यारे बच्चों, राजधानी परिवर्तन, कैपिटल चेंजेस। ठीक है, कैपिटल चेंजेस में क्या है, 1327 से लेकर के 1328 के बीच इन्होंने काम को किया, अंजाम दिया, लेकिन क्या ये सफल हुई, आइए देख लेते हैं। यह मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी योजना थी, दूसरी योजना थी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ से, राजधानी परिवर्तन है ना, तो उन्होंने पहले तो वो राजधानी कहाँ से करते थे, दिल्ली से करते थे, तो दिल्ली से उठा करके इनके मन में एक बात आई कि नहीं, ये जो हमारा भारत है, तो भारत में ये आपका उत्तर भारत हो गया, या आपका दक्षिण भारत हो गया, तो सोचिए कि ये जो आपका महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर आपका देवगिरी पड़ता है। इसी देवगिरी को बाद में उन्होंने दौलताबाद कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक सोचे कि ये उत्तर भारत भी देख लेंगे, दक्षिण भारत देख लेंगे, अगर हमारी राजधानी यहाँ रहेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से मिडिल का काम हो जाएगा। तो यह दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बनाना चाहते थे, देवगिरी में स्थापित किया भी, बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि दिल्ली से उठा करके अपनी राजधानी कहाँ बना ला दिए हो, देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और देवगिरी का नाम बदल करके क्या कर दिया भाई साहब, इन्होंने दौलताबाद कर दिया। ठीक है, यह महाराष्ट्र में स्थित था। सुल्तान ने योजना के लिए बड़े बड़े पैमाने पर तैयारी की और कहा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में है, यहाँ से दोनों क्षेत्रों की निगरानी की जा सकती है। लेकिन ऐसा माना गया कि दिल्ली की जनता ने सुल्तान के घर में असंगत भाषाओं में लिखे पत्र छोड़े और इससे दिल्ली की जनता से नाराज हो। कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक वहां से तो आना था दिल्ली से, इस तरीके से समझिए, दिल्ली से तो देवगिरी आना चाहता था, लेकिन जो दिल्ली के आसपास की जो जनता थी प्यारे बच्चों, दिल्ली के आसपास की जो जनता थी वह यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। लेकिन शासक का क्या था, इसमें दबाव था, सुल्तान का इसमें दबाव था कि नहीं आप लोगों को भी चलना है, बिना मर्जी के भी चलना है। तो कुछ ऐसी बातें थी, इसलिए वहां की जनता क्या होगी, नाराज हो गई और असंगत मतलब गाली गलौज या कुछ भी भाषा का प्रयोग करके इनके यहाँ पत्र लिख कर छोड़ देते थे, जिससे दिल्ली सुल्तान बिल्कुल क्या हो गए, उससे नाराज हो जाते थे, जनता भी नाराज थी। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक सड़क का कार्य करवा कर, भाई उनको आना था दिल्ली से दौलताबाद, सड़क का निर्माण अच्छे से होना चाहिए, सड़क का कार्य करवा करके इसके किनारे सराय और कुओं का निर्माण। कहने का मतलब है पहले तो इस तरीके से कार या ट्रेन या बस इस तरह कोई साधन था नहीं, तो दिल्ली से लेकर के देवगिरी या दौलताबाद तक आने का जो रास्ता रहता था, तो उसके बीच में सराय मतलब कुओं का निर्माण। सरायों का मतलब रात्रि कैसे वहां पे सैनिक रुकेंगे, कैसे अपनी छांव में अपनी रात्रि को बिताएंगे, कैसे पानी पिएंगे, अपना खाना पीना बनाएंगे। तो उनके बीच में जहां जहां पर उनका एक पड़ाव होता था, तो वहां पे सराय और कुओं का निर्माण करा। जब दौलताबाद राजधानी बनी, कौन राजधानी बनी, दौलताबाद राजधानी बनी, तब यहाँ का भौगोलिक वातावरण और जलवायु वातावरण अलग था। निश्चित रूप से दक्षिण भारत है, तो वहाँ का भौगोलिक वातावरण और जलवायु वातावरण क्या था, अलग था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का स्वास्थ्य क्या हो गया, नकारात्मक रूप से खराब हो गया। और इसी समय तमिलनाडु के मावर में लोगों ने विद्रोह कर दिया और इसलिए यह योजना क्या हो गई, असफल हो गई बच्चों। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। सुल्तान ने दौलताबाद से वापस आकर के दिल्ली को पुनः, इसलिए नहीं कहते दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, तो इस दौलताबाद से दिल्ली को पुनः अपनी राजधानी बनाया। लेकिन यहाँ पर भी इसके स्वास्थ्य में क्या हो गया, सुधार नहीं हुआ। किसके स्वास्थ्य में, मोहम्मद बिन तुगलक के। फलतः इसने कन्नौज जो कि इत्र नगरी है, भूलो
वहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। फलतः इसने कन्नौज में स्थित स्वर्गदारी एक जगह है जिसका क्या नाम है बच्चों, स्वर्गदारी को अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी राजधानी इसने बनाया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में कब हुआ था? 1300 तीसरी जो उनकी योजना थी भाई साहब, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में चांदी की मुद्रा के स्थान पर कांसे की मुद्रा, ये पूछता है कि चांदी की मुद्रा के स्थान पर कौन सी मुद्रा का प्रचलन शुरू में लाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो कांसे की मुद्रा का। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली थी? मतलब कहीं न कहीं से आदमी इम्प्रेस्ड होता है, प्रभावित होता है। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से प्रेरित था? चीन से। कहाँ से था बच्चों? चीन के किससे? कुबलई खां से ली थी। कहाँ से? कुबलई खां। चीन का शासक था जिसका नाम था कुबलई खां। तो वहां पर कुछ इस तरह की व्यवस्था थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक कुबलई खां से ही प्रेरित होकर के दिल्ली में भी क्या किया? उसने चांदी की जगह पर कांसे की मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया। और इस सांकेतिक मुद्रा का नाम क्या था? चाऊ। क्या नाम था बच्चों? चाऊ। आऊ माऊ चाऊ होता है ना, तो वही चाऊ। और यह सफल हो गई। कैसी हो गई? सफल हो गई। जबकि ईरान के शासक गेताकू खां ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ईरान का एक शासक जिसका नाम था गेताकू खां, ये भी सांकेतिक मुद्रा चलाया था, लेकिन इसकी योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। मोहम्मद बिन के समय में चांदी की कमी पड़ गई थी। फलतः वह चांदी को सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन इसके सिक्के का स्वरूप, ढांचा और ये सब चीजें क्या थी? स्पष्ट नहीं थी। जब स्पष्ट नहीं थी तो दिल्ली की जनता ने अपने घरों में भी टकसालों की स्थापना करके अवैध क्या कर दिया? इसने अवैध नकली प्रकार की मुद्राएं बनाने लगी। और सुल्तान जनता की मुद्रा में कोई अंतर नहीं था। जो सुल्तान की मुद्रा बनती थी और जनता अपने मन से जो मुद्रा बनाती थी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, जिससे दिल्ली की सड़कों पर सिक्के की भरमार हो गई। और फलतः सुल्तान की योजना भी क्या हो गई प्यारे बच्चों? असफल हो गई। आइए आगे देखते हैं। यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेशम, जिनका नाम क्या है? ग्रेशम, ने यह कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन के बाहर कर सकती है। यानी कि जो बुरी मुद्रा है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इसे ही ग्रेशम का नियम कहा जाता है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, इसे ही ग्रेशम का नियम कहा जाता है। लेकिन यह नियम तक वस्तुतः यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा का साचा ढांचा बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। आज के जमाने में देखते हैं उसमें 1 का सिक्का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, एक स्पष्ट रूप से उसमें छपा रहता है। इंडियन गवर्नमेंट सब सारी चीजें उसमें व्यक्त रहती है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सिक्का बनता था, टकसाल जो बनाए जाते थे, वह बिल्कुल क्या थे? उसकी साचा ढांचा बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ करता था। चौथा अभियान क्या था प्यारे बच्चों? खुरासान विजय। देखिए इसको क्या करना चाह रहा है। खुरासान विजय 1329 से लेकर के 1330 के बीच में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने समय मध्य एशिया में स्थित, कहाँ पर? मध्य एशिया में स्थित खुरासान अभियान की योजना बनाई और लाखों सैनिकों की भर्ती की। ठीक है, लाखों सैनिकों की भर्ती की और उनको 1 साल का वेतन अग्रिम दे दिया। काम करने से पहले ही उसने 1 साल का वेतन भी दे दिया। लेकिन खुरासान में चल रहा उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यहाँ पर वैध शासन की स्थापना हो गई। इससे सुल्तान की योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। अगला है कराचिल अभियान। क्या है बच्चों? कराचिल का अभियान। यह स्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में कुमायूं का भाग है। इस अभियान की योजना को सुल्तान ने बनाई, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपने सेना को ट्रेनिंग नहीं। कहने का मतलब ये बर्फीली जगह है, बर्फ से ढकी ढकी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर कराचिल का अभियान तो कर दिया भाई साहब, लेकिन इनके जो सैनिक थे उसके लिए पहले से ट्रेंड नहीं थे, जिससे क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ठंड पड़ती है। आप जाके देखिए हिमाचल प्रदेश में, तो प्राकृतिक आपदाओं के चलते इनकी लाखों सेना इसके शिकार हो गए। कहने का मतलब लाखों सैनिक इनके मर गए। कौन से अभियान में? कराचिल के अभियान में, जिससे यह भी योजना क्या हो गई? असफल हो गई। चलिए आगे देखिए। अपनी योजनाओं की असफलता पर बर्नी के सामने, जियाउद्दीन बर्नी जो था, उसके सामने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा? मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है। मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है, मैं इसका सर दर्द ठीक करता हूँ। क्या ठीक करता हूँ बच्चों?
सर दर्द ठीक करता हूँ तो इसके पैर में दर्द हो जाता है, और जब इसके पैर का दर्द ठीक करता हूँ तब इसके पेट में दर्द हो जाता है। अर्थात हमारा राज्य असाध्य रोग से क्या हो गया है, ग्रसित हो गया है, जिसका कोई भी उपचार नहीं है। ठीक है, जिसका कोई भी उपचार नहीं है। और वर्ष 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है आज की वीडियो में इतना ही। अब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। तो ठीक है, ऐसे ही खूब आप लोग मन लगा के पढ़िए, ध्यान दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए स्टडी विथ राज सर चैनल को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।